तो एक तरफ नीतीश का विपक्ष जोड़ो और बीजेपी का भ्रष्टाचार छोड़ो। कश्मीर से कन्याकुमारी, कन्याकुमारी से कश्मीर। राहुल गांधी पदयात्रा निकालने की तैयारी कर रहे हैं, उधर नीतीश विपक्ष को एकजुट करने का प्रयास कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से विपक्ष नहीं, पूरा देश एकजुट होगा। 150 दिनों तक सड़क पर रहेंगे राहुल, यानी 5 महीने 3500 किलोमीटर की यात्रा, कन्याकुमारी से कश्मीर तक राहुल गांधी यात्रा निकालेंगे। मगर देश जोड़ने की बात कर रहे हैं, पर अपना घर यानी कि कांग्रेस में हो रही टूट को वो जोड़ पाएंगे, रोक पाएंगे? गुलाम नबी आजाद छोड़कर चले गए, आनंद शर्मा नाराज चल रहे हैं। गुजरात में चुनाव है, मगर वहां प्रदेश अध्यक्ष रहे हार्दिक पटेल बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। उधर नीतीश एक नई खिचड़ी पका रहे हैं, जिसमें वो केजरीवाल से मिलते हैं, ओम प्रकाश चौटाला से मिलते हैं, कुमार स्वामी से मिलते हैं, तमाम बड़े नेताओं से मुलाकात होती है। मुलायम सिंह यादव से भी मुलाकात करके आए, अखिलेश यादव साथ थे। लेकिन अभी भी बड़ा सवाल, 30 सितंबर को कांग्रेस को नया फुल टाइम अध्यक्ष मिल सकता है, इस बात की चर्चाएं जोरों पर है। अब वो कौन होगा? क्या वो राहुल गांधी ही होंगे, या फिर इस बार कोई गैर गांधी परिवार से कोई चेहरा होगा? ये तमाम सवाल हैं। नीतीश कुमार दिल्ली में विपक्ष को एकजुट करने में जुटे हुए हैं। इसके मायने क्या हैं? राहुल गांधी से मुलाकात होना, केजरीवाल से मुलाकात होना, डी राजा से मुलाकात होना, कुमार स्वामी से मुलाकात होना, ओम प्रकाश चौटाला से मुलाकात होना, और फिर अखिलेश और मुलायम सिंह यादव से नीतीश कुमार की एक के बाद एक मुलाकात करती हुई तस्वीरें, ब्रेकिंग न्यूज बनती हुई दिखाई दे रही है। उधर बीजेपी पलटवार कर रही है, कह रही है, और वैसे तो देश के प्रधानमंत्री ने ही कहा कि विपक्ष की लामबंदी संकेत है। जब भी भ्रष्टाचार के खिलाफ हम बिगुल बजाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, तो समूचा विपक्ष एकजुट होने लगता है। विपक्ष के नेता ध्रुवीकरण, जिसका जिक्र हुआ, भ्रष्टाचार से डरते हैं, खुलासे से डरते हैं। यानी एक तरफ राहुल की भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी तरफ बीजेपी का कहना यह भ्रष्टाचार के खिलाफ लामबंदी है। तो चलिए सीधा रुख करते हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं, बेहद दिलचस्प चर्चा में मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं, वो आपकी स्क्रीन पर है। मेरे साथ बीजेपी के अनुभवी चेहरों में से एक वैभव अग्रवाल इस कार्यक्रम का हिस्सा बन चुके हैं। वैभव जी, बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ दीपचंद राठौर जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के युवा चेहरे हैं, आपका भी दीप जी बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ संजीव निगम जी जुड़ चुके हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता भी हैं, अनुभवी चेहरों में से एक हैं और अपनी बेबाक राय के लिए जाने जाते हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत आपसे करना चाहता हूं, दीपचंद राठौर जी, भारत जोड़ेंगे या फिर कांग्रेस का घर जोड़ेंगे? क्या जोड़ने की प्लानिंग है इस यात्रा से? आदरणीय चावला साहब, आपने देखा होगा कि अभी 4 दिन पहले महंगाई और बेरोजगारी पर रामलीला मैदान पे हल्ला बोल रखा था, जिससे भारतीय जनता पार्टी के में खलबली उठ चुकी। और अभी 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा रखी जाएगी, जो 5000 किलोमीटर चलेगी और 12 राज्य, 2 केंद्र शासित प्रदेश से होकर निकलेगी। नहीं, वो तो मैं ये बोल रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि इस यात्रा से परिवार जुड़ जाएगा, मतलब जो कांग्रेस का कुनबा है वो जुड़ जाएगा? चावला साहब, कांग्रेस का कुड़मा तो शुरू से जुड़ा हुआ है। अच्छा, उन लोगों को है जो लोग 14 के अंदर जो लोग मुद्दे लेके आए थे, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, उनके पास अब कोई मुद्दे नहीं है। आज माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वो देश में बेलगाम बेरोजगारी है। नहीं, वो तो कह रहे पहले घर जोड़ो ना, आप पहले घर जोड़ो फिर देश जोड़ना। आप घर तो जोड़ नहीं पा रहे, पार्टी को कौन जोड़ेगा और किसकी जिम्मेदारी है? आप तो देखिए कि आप जो कह रहे हो कि घर जोड़ने की बात,
मैं इनसे आपको बताना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी का एक ऐसी पार्टी है जो 100 साल पुरानी पार्टी है। इसमें संवैधानिक तरीके से चुनाव होते हैं। 5-7 साल से चुनाव नहीं हो रहे हैं। उसके अंदर हमारी माननीय सोनिया गांधी जी को अध्यक्ष चुना गया है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी में कौन सा चुनाव होता है? आप दीप जी, बताइए। 30 तारीख को नामांकन के बाद एक प्रत्याशी रहेगा तो उसका ऐलान कर दिया जाएगा, यही है ना? 30 सितंबर निर्धारित किया है ना आपने? आपके पास अध्यक्ष ही नहीं है, कहाँ है अध्यक्ष? कानून प्रक्रिया के द्वारा होगा चुनाव। जो नॉमिनेशन भरेगा और जो उसके अंदर 900 वोट जो हमारे डेलीगेट होते हैं वो उसमें भाग लेंगे। चुनाव प्रक्रिया होगी, उसके द्वारा जो नहीं तो राहुल ही बनेंगे ना आपके अध्यक्ष, कि कोई और बनेगा? तय करेंगे वही राहुल ही बनेंगे कि कोई और बनेगा? साहब वो तो वक्त बताएगा। वो तो शीर्ष पार्टी नेतृत्व तय करेगी, जो नॉमिनेशन भरेगा वो बनेगा। या फिर राहुल गांधी तय करेंगे कि मुझे बनना है या नहीं बनना? नहीं, अगर राहुल गांधी जी को बनना होता तो 2019 के बाद लोकसभा का चुनाव आने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बनना होता तो आप लोग तो ये भी कहते थे ना, बनना होता तो प्रधानमंत्री भी बन जाते। आप लोग यही कहते थे ना, बनना होता तो प्रधानमंत्री भी बन जाते, लेकिन बने नहीं, है ना? तो मैं वही पूछ रहा हूं, ये तो राहुल गांधी तय करेंगे ना? तब भी राहुल गांधी ने तय करना था। वो यही चाहता है कि हमारे माननीय राहुल गांधी पीएम बने। आप बताइए कौन है जो मतलब ऐसा कौन सा दल है जो मोदी जी और अमित शाह को टक्कर दे सकता है? बताइए आप। आज हमारी निगम जी बताना चाह रहे हैं, निगम जी बता रहे हैं, फिर मैं वैभव जी आपके पास आया हूं। आपने पहले आपस में निपट लो ना। कौन टक्कर दे सकता है? तो बात बता रहा हूं, आगे आने वाला चुनाव जो है 2024 का, भाजपा मोदी बनाम केजरीवाल होने वाला है 2024 में। अरे सुन तो लीजिए, क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी इस समय कितने राज्यों में सरकार है? कितने राज्यों में सरकारें हैं बता दीजिए दीपचंद राठौर जी, कितने राज्यों में सरकारें हैं आपकी? कितने राज्यों में सरकारें हैं आपकी? कितने राज्यों में सरकारें हैं आपकी? कितने राज्यों में सरकार है बताइए आपकी? 2 राज्यों में सरकार है, वो भी आउटगोइंग जाने वाली है। 2 राज्य में हम भी है और हम 2 से 3 होने वाले हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? आप 2 से 1 से 0 पे आने वाले हो। अगर आपका इतना ही बेहतर काम होता तो आपको ये स्थिति नहीं देखनी पड़ती। अब आगे आने वाले दिनों में जो लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, नंबर 1 भारत को बनाना चाहते हैं, भारत को नंबर 1 देखना चाहते हैं, भारत को नंबर 1 ये तो वैभव जी मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं यही तो हम चाहते हैं, यही तो हम चाहते हैं। नहीं, वैभव जी एक मिनट निगम जी वैभव जी को देखा है 10 बरस हो जाएंगे। नहीं निगम जी एक मिनट ये जो फिर नीतीश कुमार कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? नीतीश कुमार कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? 1 मिनट रुकिए ना, 1 मिनट दीप जी, 1 मिनट। आप एकदम से उछल के आ गए कि नहीं भैया लड़ाई तो मोदी वर्सेस केजरीवाल होगी। 1 मिनट दीप जी नाराज मत होइए। 1 मिनट ये नीतीश कुमार केजरीवाल जी के कान में क्या फिर बोल रहे थे वो कि आप ही हो? वो राहुल गांधी के पास भी क्या बोल रहे थे? वो पहले भी जो है मुलाकात कर चुके हैं, कोई पहली बार मुलाकात नहीं हुई मतलब नीतीश जी की। अच्छी बात है, कर रहे हैं, देश के लिए कुछ सोच रहे हैं, क्या होगा, किस तरीके से होगा। देश के लिए सोच रहे हैं, सत्ता के लिए सोच रहे हैं। अगर कोई एक नेचर का है, कोई एक उसकी वे ऑफ थिंकिंग है तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। 1 मिनट दीप जी, क्यों नाराज हो रहे हो दीप जी? 1 मिनट निगम जी से पूछ रहा हूं ना मैं। आप हमारे पास तो एक भी, अरे सुनिए, हमारे पास तो एक विधायक भी नहीं था दिल्ली में, तो हमारे पास एक भी विधायक नहीं था। क्या बात कर रहे हो? ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। 3 बार अभी तो बनाएगी नहीं बनाई, अभी तो खिचड़ी पकना शुरू हुई थी। 1 मिनट बुलाइए वैभव जी, आप 1 मिनट बताइए आप दीप जी, आप गुस्सा मत होइए ना। अरे नीतीश जी ने राहुल गांधी से भी मुलाकात, गुस्सा क्यों हो रहे हो आप? 1 मिनट, वो केजरीवाल से भी कर ली उन्होंने मुलाकात, वो राहुल गांधी से भी मुलाकात हुई, केजरीवाल से भी मुलाकात हुई। मैंने थोड़ी ना कहा, वो तो अपने आप निगम जी कह रहे कि नहीं केजरीवाल से होगी लड़ाई तो टक्कर। ये कहां पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं टक्कर में। 1 मिनट जो साफ है। हाँ साफ है सर, साफ है, बिल्कुल साफ है, बिल्कुल। अच्छा वैभव जी, सब ये जो अचानक
डिबेट में ये गर्मा गर्मी हुई निगम जी और दीप जी के बीच में, आप लोग यही चाहते थे ना कि नहीं? नहीं, मैं तो बिल्कुल खिलाफ हूँ इस चीज के। आपको तो पता है मैं कितना शांति प्रिय इंसान हूँ, और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि दीपचंद जी तो राठौर हैं, फिर भी वो संभाल जाएंगे अपनी सेहत को, लेकिन निगम साहब तो हमारे बनिए भाई हैं, उनसे बोलूंगा थोड़ा शांति बनाए रखें, अपनी सेहत को बचा के रखें। मैं कायस्थ हूँ और जाति पाति में भरोसा नहीं है। मैं वैसे तो मैं कायस्थ हूँ, लेकिन इंसान का हो इंसान से रिश्ता, बस एक ही फार्मूला हमारे यहाँ चलता है, इंसान का हो इंसान से भाईचारा, यही है पैगाम हमारा। जी जी, ओके। जो है आप सुन लीजिए वैभव जी। संजीव जी, मेरा दिल भराया आपकी बात सुन के, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरे को मेरी इंसानियत याद दिलाई, मेरा दिल भराया। ये राहुल गांधी यात्रा निकाल रहे हैं और नीतीश वहां पर तैयारी कर रहे हैं विपक्ष के रूप में चेहरा ढूंढने की। ये केजरीवाल जी वो कह रहे हैं कि हमारा तो लड़ाई सीधा मोदी जी से है, कोई नहीं है टक्कर में। ये इससे किस नजरिए से देखते हैं आप? तिलक भाई, एक वो आपने अभी जिस अंदाज में बोला, बड़ा कवि अंदाज में बोला आपने। एक वो गाना भी तो है, मेरा कोई नहीं है टक्कर में। एक वो आई थिंक सलमान खान का या अक्षय कुमार का कोई गाना है ना, मेरा कोई नहीं है टक्कर में। या अच्छा, अभी थोड़ा पुराना 20-25 साल पुराना गाना है। खैर कोई बात नहीं। देखिए ऐसा है कि मैं तो बहुत छोटा हूं राहुल जी से, और राहुल जी तो 55 साल के युवा हैं, लेकिन मैं फिर भी उनसे सीख लेता हूं कि आटा आज की तारीख में 40 रुपए लीटर मिल रहा है। मतलब मैं आज तक पढ़ाई लिखाई करके और सीख के बिल्कुल गलत समझ रहा था। मैं धन्य हूं, कृतज्ञ हूं, और कुछ भी होता है तो चरण स्पर्श है कि मेरे को पता चला कि 40 रुपए लीटर आता है आज। वो पूरा वीडियो देखा था आपने? मैं राठौर साहब एक मिनट, दीप चिल्पो नहीं को आपने फेक न्यूज बना के चलाया। अरे राठौर साहब, अरे राठौर साहब, उनको जेल के अंदर जाना पड़ा है उसके ऊपर, और आपके माननीय प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? ओके देश में करोड़ है, प्रधानमंत्री क्या कहते हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वो क्या कहते हैं? बेटी पढ़ाओ कहते हैं। जब आपका सरकार खातरा रहता है कल मैंने इस पर भरपूर चर्चा की। दीप जी, मैंने इस पर कल भरपूर चर्चा कर ली। एक मिनट प्लीज। अगर वैभव जी चाहेंगे तो दीप जी बोलिए। पहले अमित शाह माननीय प्रधानमंत्री को बोलना सीखना चाहिए, जिन्होंने लाल किला की मंच से कितना झूठ और भ्रम फैलाया। अच्छा, पूरे अब दीप जी 1 मिनट प्लीज, 1 मिनट बात रखने दीजिए ना उनको। 1 मिनट बात तो रखने दीजिए, 1 मिनट। वैभव जी प्लीज। दीपचंद जी, मैं आप सही कह रहे हैं, मैं गलत, आप सही हैं, लेकिन क्या है ना, अपन अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने नहीं है। मैं बन जाऊंगा इस साल के आखिर में या अगले साल के शुरू में। एक मिनट जुबान नहीं पिछली, अमित शाह की जुबान नहीं पिछली क्या आप बताइए? आपके नेताओं ने क्या क्या बयान दिए? अगर कोई मीडिया का चलाए ना तो पूरी पिक्चर बन जाए, ये आपको ध्यान होना चाहिए। 1 मिनट दीप जी, आपके नेता बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ। दीप जी, मैं आपको पर्सनल लिंक भेज दूंगा। मैंने कल इस पर चर्चा की है, पर्सनल लिंक भेज दूंगा, ध्यान से देख लीजिएगा। आप बताइए 8 साल में सरकार में ये महंगाई का विरोध कर आए थे। दीप जी, शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। पूछिए आप। अभी मैं ऑडियो नीचे कर दूंगा, फिर आप कहोगे विपक्ष की आवाज दबाजी, जबकि मैंने आपसे पहला वर्जन आपसे लिया। 1 मिनट रुक जाइए प्लीज, 1 मिनट। वैभव जी अपनी बात रखिए आप। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको पूरा वीडियो भी दिखा सकता हूं। मैंने कल वैसे दिखाया था वो केजी वाला और लीटर वाला, लेकिन फिर भी आप अपनी बात रखिए जी। तो मैं तो केवल ये कहना चाह रहा हूं कि मैं अपनी डिबेट को एक पार्लियामेंट की तरह ट्रीट करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपस में हम लोग सब बराबर हैं, जात पात नहीं है, जैसे कि निगम जी ने बोल दिया, और दल व्यक्ति विशेष नहीं है। हम देश हमारे लिए एक है, सर्वोपरि है, और थोड़ा सा हल्कापन चलता है। इसमें दिल पे लेने वाली बात नहीं है। मेरी दरखास्त रहेगी मेरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता से कि थोड़ा सा दिल पे मत कीजिए, थोड़ा सा हल्कापन चलता है। नहीं, मैं भी आप वैभव जी नहीं ले रहे वो दिल पे, मैंने रिक्वेस्ट कर ली। आप मेरे सवाल को दिल पे मत लीजिए। ये बताइए 1 मिनट दीप जी प्लीज, क्यों डिबेट डिरेल कर रहे हो आप? 1 मिनट रुकिए ना। ये बताइए कि जब भी विपक्ष एकजुट होने की कोशिश करता है, आप लोग कहते हो ये सारे भ्रष्टाचारी हैं। अब देखिए ऐसा है
कि अगर रात होगी तो रात ही बोलेंगे, ना दिन होगा तो दिन ही बोलेंगे। लेकिन ऐसा है कि आज की तारीख में देखिए, कोर्ट अगर विपक्ष ये कहता है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो सत्तारूढ़ पार्टी के अधीन है, तो वो तो सच्चाई है। कॉन्स्टिट्यूशन ही ये कहती है कि वो सत्तारूढ़ पार्टी, सत्तारूढ़ दल जो सत्तारूढ़ है उसके अधीन है। वो तो एडमिनिस्ट्रेशन है, उससे तो कोई झुटलाया नहीं जा सकता। यानी ईडी और सीबीआई आपके कहने पर छापे मारती है। हाँ, मैं आ रहा हूं उसके ऊपर। मेरा अगला हिस्सा जो प्रश्न का उत्तर है वो अगला हिस्सा यही है। लेकिन जो सत्तारूढ़ दल है या सत्तारूढ़ एडमिनिस्ट्रेशन है या सत्तारूढ़ है, वो उनके किसी भी चीज को कार्यान्वित करने के लिए अपनी दखलंदाजी नहीं करते हैं। ये हमारी मेंटल पर्सनल कमिटमेंट है। अच्छा, तभी आपके 1000 से ज्यादा विधायक और 300 से ज्यादा सांसदों के यहां ईडी और सीबीआई नहीं जाती। नहीं, देखिए, मैं थोड़ा सा मैं उस बात पे आ रहा हूं। यदि हमें उस चीज से कंप्लेंट है कि सीबीआई ईडी नहीं जाता है, तो हो सकता है उनका नाम लिस्ट में कम आ रहा हो क्योंकि वो कम भ्रष्टाचारी हो। मैंने ये तो कहीं मैंने नहीं, तो फिर ये तो आप सर, मैं तो कई बार लिस्ट दिखा चुका हूं जिनके ऊपर आपने आरोप लगाए। हेमंत बिस्वा की बात करूं या फिर उनकी बात करूं जिनको आपने कर्नाटक में अपना चेहरा बनाया, येदियुरप्पा जी, अब आपके जो वो है पार्लियामेंट्री बोर्ड में शामिल हो चुके हैं कि नहीं, वो आपका सबसे बड़ा बोर्ड है। वहीं आप नारायण राणे को देख लीजिए, उनके सारे आपने जो है पाप धो दिए। अजीत पवार को देखिए, हाथ मिलाया, रातों रात सारे केस खत्म कर दिया आपने। तो वही तो सवाल खड़े होते हैं कि नहीं? तिलक भाई, आप जर्नलिस्ट होने के नाते जो कह रहे हैं, प्रश्न उठा रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक उठा रहे हैं। मैं उनको झुठला नहीं रहा हूं, लेकिन मैं केवल ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि यदि उनका नाम लिस्ट में कहीं नीचे है इन्वेस्टिगेशन में, और अन्य लोग, अन्य दल राजनीति के चलते उसको ऊपर उठाना चाहते हैं, तो वो उनके पास हो सकता है ईडी को लिखने के लिए कुछ मटेरियल नहीं है सिवाय राजनीति करने के। लेकिन यदि कोई मटेरियल है तो मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि आप देखिए, मैं वकील हूं, आप चाहें तो आप मेरे दफ्तर आके आप मेरे को वो मटेरियल देके बोले, मैं आपका प्रतिनिधित्व करूंगा कोर्ट में, तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी आप अपने नेताओं के खिलाफ हम कोर्ट में लड़ेंगे। देखिए, ऐसा है तिलक भाई, ये दल तो है मेरा, कोई दो राय नहीं है। हमने उसको अपने खून और पसीने से और कमाई से और जो भी है उसको हर तरह से सींचा है। तो दल तो है मेरा, जिस तरह देश तो है मेरा, और मैं आखिर में आता हूं। लेकिन मैं नेता हूं, देश से बड़ा नहीं हूं। और करप्शन जो है वो दीमक की तरह देश को खाए जा रहा है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी, हेमंत बिस्वा, नारायण राणे, विजय बहुगुणा, जिनके ऊपर ये नाम आपने आरोप लगाए हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। अजीत पवार, चक्की पीसिंग, याद है ना आपको, देवेंद्र फडणवीस जी ने कहा था चक्की पीसिंग। तो ये आज भ्रष्टाचारी है या फिर नहीं? आज जब तक इन्वेस्टिगेट होके सिद्ध ना हो जाए आरोप, तो आरोप है ना भाई साहब। अच्छा, अगर अन्य दल के पास अगर कोई एविडेंस है हमारे बैठे हुए नेताओं के, या नहीं, एविडेंस तो आपने विपक्ष में रहते हुए आपने खुद जारी किए थे कि ये कहा था ये भ्रष्टाचारी हैं। जब देश के प्रधानमंत्री किसी राज्य के मुख्यमंत्री को ये कहें कि इन्होंने घोटाला किया आपदा में, परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री को, जब विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री थे, तब देश के प्रधानमंत्री ने कहा था स्कूटर के नंबर गिनवाते हुए कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं। तो आज वो आपके साथ हैं, तो मैं तो अपने देश के प्रधानमंत्री पर यकीन करूंगा ना। बिल्कुल आप करेंगे। लेकिन तिलक भाई, मैं आपको एक बात बताऊं, हमें यहाँ पे दो धारी तलवार देखनी पड़ेगी। जो देश के चाहे प्रधानमंत्री हैं, चाहे मैं हूं, चाहे आप, चाहे राठौड़ साहब हैं, जो अन्य नेता हैं, या निगम साहब हैं, नेता हैं हम लोग तीनों, ठीक है। हमें दो धारी तलवार से जूझना पड़ता है राजनीति में। एक साइड जो दो धारी तलवार का एक पहलू जो होता है वो ये होता है कि भ्रष्टाचारी नेता हैं। दूसरा पहलू यह भी होता है कि भ्रष्टाचार का इन्वेस्टिगेशन अपने पेस पे चलेगा, अपने प्रारूप में चलेगा, और मेरी सरकार में कोई भी दखल अंदाजी नहीं करता है उस तो बीजेपी में आने के बाद वो स्लो हो जाता है। लेकिन जनता की ओर मेरी कटिबद्धता है एक नेता होने के नाते कि मैं उनको एक सुदृढ़ और एक साफ सुथरी सरकार भी दूं। तो मेरी किसी भी सरकार में करप्शन नहीं है। उनको एक स्टेबल पॉलिटिकल एनवायरनमेंट मिल रहा है, जनता को, जनता के काम हो रहे हैं, जनता की देखभाल हो रही है। मैं आपसे उदाहरण के साथ बात करूंगा, लेकिन उससे पहले दीप जी आप और फिर निगम जी आप। जो बात वैभव जी कह रहे हैं कि भैया आप लोग तो भ्रष्टाचारी और अपने आप को बचाने के लिए यात्रा निकाल रहे हो, एजेंडा कुछ और है, मकसद कुछ और है। अपना घर जोड़ लो पहले, फिर आगे यात्रा निकालो। जल्दी से दीप जी।
बेरोजगारी के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता चुनाव लड़ रही है। आज की डेट में पॉलिटिकल पार्टी की ताकत नहीं है कि इनके खिलाफ चुनाव लड़ ले, क्योंकि इनके वहां पे 3 जमाएं बैठा रखे, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स। अरे मेरे को लगता है कि मेरे को आज वो दिन याद आते थे, मैंने अटल जी ने कहा था कि संसद में, कि वाजपेयी जी ने कहा था कि सत्ता का लोभी नहीं हूं मैं, सत्ता के लोग से गलत काम करने वालों को तैयार ऐसी पार्टी को नहीं छूंगा, चिमटे से भी जो तोड़ के बनाएगी। तो लेकिन 2014 के बाद आपने देखा अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री किस तरह खरीद फरोख्त करके सरकार को तोड़ रहे हैं, तो नहीं तोड़ रहे, उन पे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर दिखा के उनको खरीदने की कोशिश की जा रही है। मैं आपसे पूछना चाहूंगा वैभव जी, आपके पास अब कोई नारे तो रहे नहीं है, क्योंकि 2014 के अंदर जितने थे आपने नारे पहले ही बोल दिए। अब जो 2024 का आएगा या गुजरात और हिमाचल में आप क्या नारे लेके जाओगे कि बेरोजगारी से मेल नहीं, युवाओं की खेल नहीं, घर घर महंगाई, हर घर महंगाई, बैंकों लुटेरों के साथ मोदी सरकार, मोदी जी अब अपने आने वाले हैं, महंगाई बढ़ने वाली है। अब ये नारे तैयार होंगे आपके लिए, तो आप शर्म आती है कि आप सीट में जाओगे। दीप जी मेरा सवाल ले लीजिए आप। एक मिनट, ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक मिनट। जैसे कन्याकुमारी से आपकी यात्रा का आगाज होगा, केरल में जाएंगे, वाम खेमा है वहां पर, क्या वो इसका हिस्सा होगा? पहला सवाल ये। दूसरा ये कि कर्नाटक में जाएंगे, जेडीएस वहां पर इस यात्रा का हिस्सा होगी या फिर नहीं होगी? महाराष्ट्र में जाएंगे, उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना इस यात्रा का हिस्सा होंगी नहीं होगी? राहुल गांधी कांग्रेस की अगुवाई करते हैं या फिर विपक्ष उसमें कोई हिस्सा लेगा या फिर नहीं लेगा, यह भी एक सवाल है। वहीं से निकलेगी ना यात्राएं। चावला साहब, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पहली बात, अगर क्षेत्रीय दल पार्टी को मोदी जी को रोकना हो या अमित शाह को रोकना हो तो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। केजरीवाल जी नहीं करते, अभी मैंने पूछा आपके सामने, निगम जी ने क्या कहा? कोई नहीं है टक्कर में, कहां पड़े टक्कर में? संगठन है, चाहे वो आपने देखा होगा, राजस्थान में देख लो, छत्तीसगढ़ में देख लो, झारखंड में देख लो, तमिलनाडु में देख लो, बिहार में देख लो, ऐसा कौन सा दल जो बता दीजिए आप। अच्छा मुझे एक सवाल का जवाब दो, फिर मैं आगे जा रहा हूं। अच्छा ये आपका, ये मैं रोड मैप देख रहा था, मैं दिखा भी रहा हूं कहां से यात्रा जाएगी। सुन लो आप, दीप जी सुन लो ना, क्यों गुस्सा हो रहे, सुन तो लो। मैं ये लिस्ट देख रहा था, ये तमाम राज्यों में जा रही है, लेकिन गुजरात में चुनाव है, गुजरात में ही यात्रा नहीं जा रही, क्यों? चूते पड़ेंगे वहां पे तो। वैभव जी गलत बोल रहे हो आप। नहीं प्लीज चलो देखेंगे ना। जनता देख रही है, जनता जिसको स्वीकार करेगी उसको चूते पड़ेंगे, ये बात कही आप। देखिए आप ऐसा जल्दी काय की है? नहीं गुजरात क्यों नहीं जा रहे? नहीं गुजरात क्यों नहीं जा रही यात्रा? नहीं गुजरात क्यों नहीं जा रहे? आप हमारे को ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स दे दो, आपकी तो हंसी भी बंद करवा देंगे वैभव जी हम। आप क्या सोच रहे हो? लेकिन कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स से नहीं डरती। आप चाहे कितनी भी सीबीआई, इनकम टैक्स बना दीजिए, राम जी प्रकट हो जाते। रुक जाइए, ईडी, सीबीआई, मर गए मेरे हंसी बंद कराने वाले। इतना दम रखते हैं हम कि हम देश के नाम पे खड़े हो सके। ध्यान रखिएगा ये रात, है ना? तो आपको रखना चाहिए जो आपने इस तरह की सब बोले, कितना बड़ा रखते हैं हम कि हम देश के नाम पर खड़े हो सके। मर गए वो लोग जो हमें डराकर धमका सके। ध्यान रखिएगा। जनता आप तीसरे देश के अंदर झूठ भरम फैलाया है, विकिरण करा है। अब की बार 2024 के अंदर ये नहीं चलेगा। अब की बार जिस दिन देश की जनता महंगाई सवाल तो ले लीजिए। मेरा सवाल आप गोल कर गए, गुजरात क्यों नहीं जा रहे? मैं बार बार पूछ रहा हूं, गुजरात क्यों नहीं जा रहे? गुजरात का प्लान नहीं बनाया ना आपने, इसलिए पूछ रहा था मैं। ओके कोई बात नहीं, कुछ होगा ही नहीं तो बोलेंगे कहां से? एक मिनट, निगम जी आपको ये कांग्रेस जो यात्रा निकाल रही है, आपको कोई संदेह है? जिस रामलीला मैदान में देखा था, भीड़ देखी थी आपने, आप कह रहे हो कोई नहीं है टक्कर में। ये नीतीश कुमार फिर क्या कर रहे हैं? आपके साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, राहुल जी के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं, फिर इसे हम क्या समझे? सवाल ये टाइम पास कर रहे हैं क्या? वो चीजें बिल्कुल अपनी जगह दुरुस्त है। हाँ, मैं आपके इस प्रश्न पर भी आऊंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा शुरुआत से जो हमारे साथी पैनलिस्ट ने बात रखी थी, मैं एक मिनट में वो बात खत्म करके तब आगे बढ़ाऊंगा।
अभी बहुत सही बात है, जो स्लिप ऑफ टंग के मैटर पर मैं आ रहा था, अभी इसमें मैं देख रहा हूं लिखा हुआ है बीजेपी टाइगर वैभव अग्रवाल। मैं अगर सिर्फ इतना बोलूं बीजेपी टाइगर तो आधी बात होगी, पूरा जब भी पढ़ो तो पूरा पढ़ो। अगर किसी ने क्या कहा तो ये जो चर्चा कैसे चली थी, आधा दिखाया आधा नहीं दिखाया। तो अभी कांग्रेस के साथी दीप चंद ने भी बताया कि स्लिप ऑफ टंग कितनी बड़ी स्लिप ऑफ टंग हो गई थी, बेटी बचाओ और बेटी पटाओ। ये तो सर मैं इस पे चर्चा कर चुका हूं, आप लोग चाहेंगे तो मैं दोबारा बयान करा दूंगा, लेकिन मुद्दे पे रहिए। अच्छी बात है, मुझे चर्चा नहीं करनी है, मुझे चर्चा नहीं करनी है। स्पेशल मैं टॉपिक पर आया हूं। उसको निगम जी मैं एक बात मैं आपको लिंक भेजूंगा, 5 लाख से ऊपर लोग उसको देख चुके हैं अभी तक। हाँ ठीक है, तो अच्छी बात है, चर्चा की आवश्यकता नहीं है। 5 लाख चर्चा का विषय भी वो नहीं है, चर्चा का मुद्दा ही है 2014 में मोदी साहब क्या कहकर क्या थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सवाल को घुमा रहे हो। आप प्रदेश प्रवक्ता है पार्टी के, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि नीतीश कुमार क्यों मिले फिर केजरीवाल जी से? अरे क्यों मिले, वो मुख्यमंत्री है एक प्रदेश के, अपने जो है काउंटर पार्ट से नहीं मिल सकते दिल्ली दूसरे मुख्यमंत्री से, इसमें क्या दिक्कत है भाई? तो नीतीश साहब है ना आपके? नहीं, उसमें क्या दिक्कत है? एक प्रदेश का मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री से अगर बैठ के बात करता है, ये वही नीतीश कुमार है जो बोलते हैं कि हम विज्ञापनों पर पैसा नहीं खर्च करते, जितना कम होता है विज्ञापन उससे ज्यादा जितने का काम है अपना जो है अपना काम करने का तरीका है, कौन कैसे कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है। अगर एक दूसरे से कोई चीज सीख रहे हैं बैठ करके तो इसमें कोई बुराई की बात नहीं। कांग्रेस के साथ खड़े हो कि नहीं? कुल मिलाकर सीधी बात, वो कांग्रेस के साथ खड़े हो कि नहीं निगम जी? हम जो है भारतीय जनता पार्टी को याद है आपने किसके साथ खड़े थे जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार बनाई थी पहली बार 1998 में? कितने लोग थे, कितने दलों का इन्होंने सहयोग लिया था, तब जाकर के जब पार्टी बनी थी 22-23 दलों का सहयोग लेकर के सरकार बनी थी। उस समय कहा करते थे अटल बिहारी वाजपेयी, हमको तो माया ममता और जया ने जो है तबाह कर रखा है। तो मैं जनता के साथ में हूं, आम आदमी के साथ में हूं, किसी के साथ नहीं हूं। आम आदमी पार्टी आम आदमी के साथ में, उसके साथ खड़ी हुई है, उसका साथ लेकर के चल रही है। ओके निगम जी, थैंक यू सो मच। अब मैं छोटा छोटा कमेंट वैभव जी और दीप जी से लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत मुबारक हो आपको, प्रदेश प्रवक्ता की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली है निगम जी एक बार फिर से। और मैं वो आपको लिंक, धन्यवाद, मैं आपको वो लिंक भी भेजता हूं जिस पर आप चर्चा कर रहे थे, क्योंकि मैं उस पर अभी, क्योंकि कल भी चर्चा कर चुका हूं, तो इसलिए मुझे लगता है कि उस पर फिर लंबी चर्चा हो जाती है। ठीक है, आवश्यकता नहीं है। थैंक यू सो मच संजीव निगम जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अब मैं छोटा छोटा कमेंट वैभव जी और आपसे लूंगा। दीप जी मुझे इतना बताइए, फिर ये नीतीश कुमार का बार बार सब राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलना, बड़े बड़े नेताओं से मिलना, ये तस्वीरें खिंचवाना, फिर इसके क्या मायने हैं दीप जी? आदरणीय चावड़ा साहब, नीतीश जी से पहले ममता जी भी आए थे, उनका स्वागत है नीतीश जी का। उन्होंने क्या कहा कि हम लोकतंत्र को बचाने के लिए और संविधान को बचाने के लिए निकले हैं, और धर्मनिरपेक्ष एजेंडे की लड़ाई जो आज भारतीय जनता पार्टी ने कर रखी है उसके खिलाफ निकले हुए हैं। और वो ये भी चाहते हैं कि अगर विपक्ष अगर एकजुट नहीं हुआ तो आप मोदी जी को और अमित शाह को टक्कर नहीं दे सकते। और मैं आपको बता दूं, एक ऐसी ही पार्टी है जो कांग्रेस पार्टी है जो मोदी जी और अमित शाह को टक्कर दे सकती है। अब देखिए शीर्ष नेतृत्व क्या कहता है। जब 2024 आएगा, सारी पार्टियां बैठेगी आपस में और एक जिसका नाम निकलेगा उसके साथ कांग्रेस पार्टी रहेगी। तो यानी ये नीतीश कुमार जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो राहुल गांधी के लिए कर रहे हैं। दीप जी, चावला साहब, मैंने आपको पहले कहा था कि कांग्रेस पार्टी की ऐसी पार्टी है जो अटक से लेकर घटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। पर कोई क्षेत्रीय दल हो तो आप बता दीजिए। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में है, कितने राज्यों में है आप? टीएमसी विस्तार कर रही है, कितने राज्यों में है ये भी बताइए ना। पार्टी बनने ड्राइविंग सीट में बताइएगा कितने राज्यों में आप ड्राइविंग सीट पर बैठे कितने राज्यों में है, मैंने आपसे ये पूछा। नहीं, हम तो 2 राज्यों में है, लेकिन आप ये पूछिए कि ये आज भारतीय जनता पार्टी खुद बैसाखी पे इनके साथ कौन सा क्षेत्रीय दल खड़ा है, पूछिए इनसे। इनके साथ जो क्षेत्रीय दल था, जेडीयू उनसे चला गया, शिवसेना इनसे चला गया, अकाली दल इनसे छूट गया। अगर वेस्ट बंगाल में गोरखा मुक्ति मोर्चा नहीं होता तो ये असम में अपनी सरकार नहीं बढ़ा पाते। इनसे पूछे इनके पास कितने घटक दल है आज तारीख में। आज जितने भी क्षेत्रीय दल है वो आज कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं।
क्योंकि इन्होंने जिस तरह महंगाई कर रखी है, जिस तरह बेरोजगारी कर रखी है, जिस तरह भ्रष्टाचार बढ़ा रखा है, जिस तरह हर क्षेत्र दल पे ईडी सीडी इनकम टैक्स का इन्होंने पहरा लगा रखा है, इस खिलाफ के लिए कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इनको आना ही पड़ेगा। और कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो पुरानी पार्टी है, वही राहुल जी है। हर बार वैभव जी जल्दी से आपका रिएक्शन फिर उसके बाद दीप जी सुन लीजिए। अब दीप जी सुन लीजिए, दीप जी सुन लीजिए। आपने कहा ना, आपने कहा, लेकिन ये नीतीश के जाने के बाद कुछ हलचल तो मची है ना कि नहीं वैभव जी? कुछ तो दिक्कत आई है। आज आपके साथ कोई अलायंस खड़ा ही नहीं है कि है कोई? हम तो भाई साहब, मैं तो हमेशा आपके डिबेट पे घुटने टेक देता हूं इन लोगों के, कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के सामने कि ये तो भाजपा से इतने बड़े बड़े दल हैं। हमें तो बड़ा डर लगता है। 14 से 15 प्रदेशों में हमारी सरकार है, केंद्र में अगर हमारे घटक दलों के साथ मिला के पता नहीं 1000 से ऊपर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, और ऑफिशियल चेयरमैन और ये सब है हमारा जो स्ट्रेंथ है, और 15 प्रदेशों की सरकारों में छोड़कर गुजरात दीप जी वो आपके बीच में नहीं बोलते ना। दीप जी एक मिनट, आपके बीच में नहीं बोलते ना, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए वैभव जी प्लीज। तो 15 प्रदेशों में अगर एवरेज पे 150 एमएलए भी लगाएं तो 1700 से ज्यादा एमएलए अभी हमारे पास हैं। तो घटक दल एनडीए का तो वजूद ही कुछ नहीं है इन दो बड़े दलों के सामने भाई साहब। 2 प्रदेशों में इनके पास 3000 तो एमएलए है, कांग्रेस के पास, आम आदमी पार्टी के पास 2 प्रदेशों में 6000 एमएलए हैं। तो भारतीय इलेक्शन लड़ने की बात कह रहे हैं। और अगर ये आप यूपीए का संलग्न कर लें तो इनके पास तो 8-10 हजार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, 20-25 हजार एमएलए होंगे। मुद्दा आपका यही होगा ना? ना वैभव जी मुद्दे पे आते हैं। आपका कुल मिला के मुद्दे की बात कर रहा हूँ भाई साहब, हम तो कहीं टिकते ही नहीं है इलेक्शन में। हमें तो सरकार चलानी आती नहीं है। हम तो केवल ईडी और सीबीआई का सहारा लेके अपने इलेक्शन लड़ने की कोशिश कर रहे हैं भाई साहब। हमें तो जनता स्वीकारती ही नहीं है। मैं तो मुद्दे की बात कर रहा हूं, मैं तो गलत बात कर ही नहीं रहा। आप इतना गुस्सा हो गए ईडी सीबीआई के नाम से वैभव जी? ये तो आरोप पहले आप भी लगाते थे ना ईडी सीबीआई का, है कि नहीं? मैं ये भाई साहब ऐसा है कि हमने जो आरोप पहले लगाए वो आरोप हमने सिद्ध भी कर दिए, चाहे वो पार्लियामेंट में सिद्ध करने की बात हो, विपक्ष में बैठे रहने के समय, और या फिर वो सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत, माननीय अदालत के द्वारा सिद्ध करने की बात हो, या फिर जनता द्वारा सिद्ध करने की बात हो। अगर डेमोक्रेसी में जनता जनार्दन होती है, और यदि जनता जनार्दन है तो सबको पता है जनता जनार्दन है। आपके सामने 3 उदाहरण रखता हूं। ईडी सीबीआई को लेकर इस वक्त पूरे देश में एक अलग सी सियासत है। मैं 3 उदाहरण, लेटेस्ट उदाहरण आपके सामने रखता हूं, और ये तीनों आप ही के राज्य हैं, बीजेपी के शासित राज्य हैं। सबसे पहला उदाहरण मैं मध्य प्रदेश का रखना चाहूंगा, एमपी का। अजब है गजब है ना? एमपी अजब है गजब है। यहां ऑडिट में, यह खबर सबने पढ़ी होगी, देखी होगी, सुनी होगी, ऑडिट में 110 करोड़ का राशन घोटाला हो गया सर। 110 करोड़ का राशन घोटाला। अब दूसरा उदाहरण आपके सामने, वो उदाहरण है गुजरात का। वो भी आपका शासित राज्य है और वो तो मॉडल है। गुजरात में आपकी ही सरकार पर आरोप लगे 10,000 करोड़ के अवैध शराब घोटाले के आरोप लगे ये गुजरात के अंदर। अब तीसरा उदाहरण, और तीसरा उदाहरण है उत्तराखंड का, जहां पर उत्तराखंड में पेपर लीक हो गया और उत्तराखंड के विधानसभा में बैकडोर से भर्ती का खेल हुआ, और बीजेपी के नेताओं, विधानसभा अध्यक्ष, मंत्री और मुख्यमंत्री तक के रिश्तेदारों को उसमें नियुक्ति मिल गई, उसके आरोप लगे। भर्ती को लेकर बहुत बड़ा खेल के आरोप लगे। बकायदा मुख्यमंत्री को खुद पत्र लिखना पड़ा विधानसभा अध्यक्ष को, और कमेटी गठित हुई। अब मेरा सवाल आपसे यही, 3 उदाहरण मैंने आपके सामने दिए वैभव जी स्क्रीन पर। वैभव जी 3 उदाहरण मैंने आपके सामने दिए, लेकिन इनके यहां एक भी बार ईडी सीबीआई नहीं जाती, क्यों? भाई साहब अब मैं बोलूं अगर आप इजाजत दे तो? सर प्लीज। तो ऐसा है, अपन 3 पॉइंट आपने उठाए, अपन एक एक करके तीनों की बात कर लेते हैं, ठीक है? एक पॉइंट है 110 करोड़ मध्य प्रदेश का राशन घोटाला, जो कि आज आई थिंक कल ही आया है।
तो मैं दरखास्त करूंगा कांग्रेस में, अभी तो दिग्विजय सिंह जी तो ज्यादा बड़े हैं नहीं, लेकिन कमलनाथ जी अभी भी सैनिक फार्म रहते हैं यहीं दिल्ली में, तो कमलनाथ जी अभी भी एकदम बड़े नेताओं में हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कांग्रेस को कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डॉक्यूमेंट करे और सरकार पे प्रेशर बनाए कि भाई साहब ईडी सीबीआई की जांच करवाइए। 156(3) में भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है कि सेक्शन सीआरपीसी 156(3) क्लॉज नंबर 3 में कोर्ट में कोर्ट या तो सुओ मोटो एप्लीकेशन लेके एफआईआर रजिस्टर कर सकता है, और या कोई भी व्यक्ति यदि देश से जुड़ा हुआ मसला हो तो कोर्ट जाके खटखटा के एफआईआर रजिस्टर करवा सकता है। अगर एफआईआर रजिस्टर हो गई आप तो मैटर अपने आप इन्वेस्टिगेशन में आ जाएगा। सर ठीक है, तो पहली बात वैभव जी, एक मिनट मैं आपको रोकूंगा नहीं, एक छोटा सा, क्योंकि आप जैसे काबिल प्रवक्ता के साथ डिबेट करने आता हूं तो मेरे को पढ़ के लिख के आना पड़ता है। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं जानता था, लेकिन ये सर कौन सा गजब का सिद्धांत है? आपने कहा कि भैया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है आप सबूत सामने लेकर आइए और हम ईडी सीबीआई जांच करवाएंगे, तो फिर ये कौन सा सिद्धांत है सर आपका गजब का कि सीएजी की रिपोर्ट है ना सर, कल तक ये ध्रुव सत्य हुआ करती थी 2014 से पहले, और इसी सीएजी की रिपोर्ट को हाथ में लेकर मैंने पार्लियामेंट में देखा है सबको भ्रष्टाचारी साबित करते हुए, जैसे कि 2G में हुआ, 3G में हुआ, याद है ना सर? करेक्ट है ना? और आज यही अंतिम सत्य नहीं है। जानते हैं क्यों सर? ये आप नहीं कह रहे, आप नहीं कह रहे, नरोत्तम मिश्रा जो आपके गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो ये कह रहे हैं। मैं सुना देता हूं, प्लीज प्ले करिएगा, प्लीज प्ले करिए जी। सीएजी रिपोर्ट कोई भी होती है, उसकी राय होती है, वो अंतिम नहीं होती। पहली बात तो ये समझ, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है, अंतिम नहीं है। इसके बाद में ऑडिट रिपोर्ट पर राज्य सरकार स्क्रूटनी करती है। इससे अंतिम निष्कर्ष कहना ठीक नहीं है। ये जब आती है तो अकाउंट सेक्शन के बारे में एक कमेटी होती है अकाउंट की, वो इस पर अंतिम निर्णय करती है। लोक लेखा समिति में जो विधानसभा के अंदर विधायकों की होती है और प्रतिपक्ष का व्यक्ति उसके अंदर लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, कभी कभी वहां भी जाती हैं, और इसलिए ये कहना ठीक नहीं है कि ये अंतिम है। यानी 2022 में ये अंतिम सत्य नहीं है सीएजी की रिपोर्ट, लेकिन 2014 से पहले यही अंतिम सत्य होती थी 2G और 3G में, है ना सर? एक मिनट देखिए, नरोत्तम जी ने जो बोला मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा, वो उन्होंने बोला, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे मन का भी प्रश्न है कि यदि स्कैम हम उस चीज को बोल रहे हैं और सीएजी ने बोला है, तो ये जाहिर सी बात है कि जांच का विषय है। यदि जांच का विषय है तो कल रिपोर्ट आई है ऑडिट की, कल यस्टरडे, एक दिन हुआ है, तो उसको थोड़ा समय देना चाहिए हमें ये चीज समझने के लिए कि जांच होगी और कैसे होगी और कितने दिन में होगी, नहीं, कितने समय में होगी, कौन ऐसे मामलों में ईडी सीबीआई की जांच होनी चाहिए कि नहीं? मैंने आपके सामने 3 उदाहरण रखे, मध्य प्रदेश का भी, गुजरात का भी। सर गुजरात में कल तक ड्रग्स पहुंच रही थी, लेकिन ड्रग्स को छोड़िए सर, अब तो शराब के हैं। तिलक भाई बोलने तो दीजिए मेरे को, मैं एक पॉइंट तो कंप्लीट करूं। मैं आपकी बात कह रहा हूं जी, पटल पे आपका और मेरा विचार मिलते हैं जब जहां पे देश की बात होती है। मेरे को बोलने तो दीजिए एक बार सर प्लीज। ठीक है, तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं कोई गलत नहीं कह रहा। और ईडी, सीबीआई, सीबीसीआईडी, आईबी, जिसकी भी जांच करनी है, कोर्ट गठित कमेटी, विधानसभा गठित कमेटी, फला कमेटी वगैरह 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 करने जब होगी ना, अभी एक दिन पुराना मसला है, आने तो दीजिए खबर, ठीक है। लेकिन जो बाकी मसले सारे इन्वेस्टिगेट हो रहे हैं, वो कोई 3 साल, कोई 5 साल, कोई 10 साल पुराने मसले हैं। तो समय सीमा पे एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बैकग्राउंड में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मुझे भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता है, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, कौन कर रहा है, कब कर रहा है, कहां कर रहा है, ये तो क्लासिफाइड मसला है, ये तो आम जनता के मतलब का है ही नहीं। तो जब इन्वेस्टिगेशन अपन पब्लिक डोमेन में डालते हैं तब पता चलता है अपने को कि हो रही है। अभी अपन कैसे मान के बैठ जाए कि नहीं हो रही? अपने को क्या पता कि अंदर खाते क्या बात चल रही है? मैं तो मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर छापे डलते हैं ना, मनीष सिसोदिया के ठिकानों पर डलते हैं छापे, कभी बीजेपी नेताओं के यहाँ ठिकानों पर पड़े छापे? भाई साहब नहीं, एक सेकंड, मनीष सिसोदिया के जब ठिकानों पे छापे पड़े तो आप समझें कि कागज आए, एक प्रक्रिया के दौरान वो छापे पड़े। अच्छा। कागज आए हैं उनके सिग्नेचर के,
एक लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उसको रिकमेंडेशन दिया है, रिकमेंडेशन पे प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हुआ, प्रिलिमिनरी एक प्रोसीजर गया है भाई साहब। ओके, ये कोई ढाबे पे दाल मखनी बनाने का मौका थोड़ी है। ये राजनीति, देश की गवर्नेंस का बात कर रहे हैं हम। ठीक, हम ये कोई मजाक दीप जी, हम दीप जी अब पहला एक सेकंड मेरे को आप, लेकिन आपने मेरे को 3 इल्जाम दिए ना, एक का अपन ने डिस्कस कर लिया, बाकी 2 भी हैं, वो भी बोलने दीजिए। गुजरात और उत्तराखंड। करेक्ट। तो अब अपन 2 नंबर पे गुजरात का लिकर स्कैम, लेकिन उस पे आने से पहले मैं पहले उत्तराखंड पे बात कर लूं, क्योंकि उत्तराखंड का मसला थोड़ा छोटा है। उत्तराखंड में भर्ती आया, पेपर लीक हुआ, ठीक है, लेकिन हमारी प्रदेश सरकार ने, हमारे चीफ मिनिस्टर ने स्वयं इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करी, और वो इन्वेस्टिगेशन आज की तारीख में गठित की जा रही है, कमेटी है, वो इन्वेस्टिगेशन चालू है, FIR। तो वहां STF करेगी, बाकी राज्यों में CBI करेगी, ED करेगी। एक मिनट, उस पे एक्शन हो चुका है, क्योंकि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं या हमारी प्रदेश की सरकारें हैं, वो पारदर्शी रूप से काम करती हैं, तो वो अपने बारे में, मेरे बारे में, आपके बारे में, उनके बारे में नहीं सोचती हैं, वो जनता के बारे में सोचती हैं। अच्छा, तभी मंत्रियों ने अपने रिश्तेदारों को एडजस्ट कर लिया विधानसभा में। एक मिनट, वो तो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है ना, तो अपन इन्वेस्टिगेशन इसे रेवड़ी और परिवारवाद कहते हैं। अभी अपन सब आपके इल्जाम ठीक हैं, लेकिन वो इल्जाम जब तक तथ्यों के रूप में सामने नहीं आएंगे तब तक अपन नहीं बात कर सकते। ठीक, गुजरात। ठीक है, तो अभी अब अपन आ जाए 110 करोड़ नहीं, कितना, 10,000 करोड़ का लिकर स्कैम, शराब घोटाला गुजरात में जी। मेरे को एक बात बताइए, आरोप है, मैं आप पे आरोप लगाता हूं कि आपने 2 लाख रुपए की जैकेट पहन रखी है इस समय, आरोप है, क्या दिक्कत है? या तो आप उसको सिद्ध करेंगे या मेरे को इग्नोर कर देंगे, ठीक है, बोलते रहते हैं। अब मैं आपसे एक छोटा सा प्रश्न करूं, आम आदमी पार्टी के ऊपर शराब घोटाले का सर, वो जो बड़ा आरोप पकड़ी जा रही है गुजरात में, वो भी नकली है क्या? एक हो सकता है, मुझे पता नहीं है, मैं सेवन करता हूं, लेकिन मैं इतना नहीं करता, केवल मित्रों के साथ बैठता हूं, तो मैं बहुत खुले विचारों वाला व्यक्ति हूं, और मेरे को झूठ बोलने की आदत नहीं है, आपको पता है, मैं खुल के बोलता हूं, दिल रखता हूं आपके साथ, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो मैं गुजरात गया नहीं बहुत टाइम से, वहां नहीं, गुजरात में जांच नहीं हो रही, मैं यही तो पूछ रहा हूं सर आपसे ना, गुजरात में नहीं हो रही ना जांच? पता नहीं रहा, ये ED CBI नहीं, एक मिनट, मेरा थॉट टूट जाएगा, मैं को 1 मिनट आप प्लीज जल्दी से, फिर मैं दीदी फाइनल कमेंट दे रहा हूं। शराब घोटाला, आम आदमी पार्टी के पिछले 2 महीने से 3 महीने से वहां पे कैंपेनिंग चालू है, कभी 1,000 रुपए दे रहे हैं, कभी 3,000 दे रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, कभी ये बोल रहे हैं, कभी वो बोल रहे हैं। कांग्रेस जब शुरू करेगी, अन्य दल जब शुरू करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी के ऊपर लिकर स्कैम का बहुत बड़ा आरोप लगा है, उस पे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। मनीष सिसोदिया जो डिप्टी CM है दिल्ली प्रदेश के, चुने हुए जनता द्वारा वोट करे हुए, वो अरेस्ट होने के कागार पे हैं, उनके खिलाफ तथ्य पब्लिक डोमेन में रखे हुए हैं। मैं ये क्वेश्चन करता हूं कि ये आरोप सरासर झूठे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास यदि तथ्य होते या आरोप लगाने के वाले के पास तथ्य होते, तो वो अपनी रैली के दौरान इस चीज को रखते। ये केवल जनता को बरगलाने की एक साजिश है। ठीक, ओके, ये आरोप है, ओके, सत्य नहीं है। ओके, ये कह रहे जनता को बरगला रहे हैं आप लोग, सिर्फ विपक्ष के खिलाफ इसलिए लामबंदी कर रहे हैं, आप लोग अपने भ्रष्टाचार, अपने गुनाहों को छिपा रहे हैं। दीप जी, फाइनल कमेंट आपका। आदरणीय चावला साहब, जब गली मोहल्ले से कोई वॉशिंग मशीन निकलती है ना, तो मुझे भारतीय जनता पार्टी के किसी ना नेता के ये याद आ जाता है कि किसी ना किसी को ये आज उसमें नहलाएंगे धुलाएंगे, उसको साफ सुथरा करेंगे और गंगा जल से शुद्ध करेंगे। आज का आलम यह है कि लोगों के पास वॉशिंग मशीन है दुकानों में, क्योंकि सारी वॉशिंग मशीन तो भारतीय जनता पार्टी वाले लोग लेके चलेंगे। तो रही दूसरी बात कि बीजेपी की रणनीति शुरू से यह रही है कि चाहे साम हो, दंड हो, वेद हो करके बीजेपी बड़ी पार्टी तो बनती जा रही है, लेकिन उनका जो परिवार है ना वो छोटा होता जा रहा है। विभव जी, और आज देश नमक पर टैक्स लगाने वालों से अंग्रेज लड़े थे, आज हर खाने पे भारतीय जनता पार्टी ने टैक्स लगा दिया है और सब लोग खामोश है। इसे कहते हैं मानसिक विकलांगता। माननीय राहुल गांधी जी ने बरगलाने वाली बात है, ऐसे करेंगे भारत जोड़ो यात्रा, महंगाई पे आप ऐसे बात करेंगे, आपको ज्ञान नहीं है, संज्ञान नहीं है आपकी पार्टी को कि भारत सरकार कर क्या रही है, अपने मनगढ़ंत कहानियां सुना रहेंगे, तो क्या होगा? ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया वैभव जी आपका भी,
और दीप जी आपका भी, आपकी जो ये यात्रा है अब कामयाब होगी या फिर नहीं होगी ये जनता तय करेगी, लेकिन इतना जरूर है कि इस यात्रा के दौरान सियासी हलचल जरूर होगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।